जय हिंद। नाइन्थ क्लास हमारा टॉपिक है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। 18वीं सदी के आखिर में फ्रेंच सोसाइटी की क्या स्थिति थी। स्टूडेंट, हमने पढ़ा था इन 1774 लुइस 16th ऑफ द बर्बन फैमिली, बुर्बो भी हम इसको कह सकते हैं, बुर्बो फैमिली ऑफ किंग्स असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस की गद्दी पर बुर्बो राजवंश का लुई 14th फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है स्टूडेंट, इसमें ही हमने आगे पढ़ा था। उस समय जब वह गद्दी पर बैठा तो उसकी उम्र केवल 20 साल थी। उस समय जिस समय वह गद्दी पर बैठा उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी उसका विवाह ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी प्रिंस मैरी एंटोइनेट से हुआ था। अपॉन हिज assassination द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। जब यह गद्दी पर बैठा तो तब इसे राजकोष खाली मिला, यानी कि राजकोष इसने खाली पाया। ठीक है स्टूडेंट्स, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस। लंबे समय तक चले युद्ध के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे, यानी कि लंबे समय तक लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। लंबे समय से युद्ध लंबे समय तक चलने के कारण इनके फाइनेंशियल सोर्स खत्म हो गए थे। एडिड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रा वैगेंट कोर्ट एट द इमेंस प्लेस ऑफ वर्सलीज के विशाल महल और राज दरबार की शान शौकत बनाए रखने की और एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट विशाल महल और राज दरबार की शान शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। यानी कि उस समय पैलेस ऑफ वर्सलीज के विशाल महल और राज दरबार को मेंटेन रखने के लिए कोर्ट को मेंटेन रखने के लिए जो एक्स्ट्रावेगेंट मेंटेनिंग कॉस्ट थी उसको बनाए रखने के लिए भी उसके ऊपर जिम्मा था। यानी कि जब यह 20 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा तो इसके पास ट्रेजरी में कुछ भी पैसा नहीं था और कोर्ट की शान शौकत को और महल की शान शौकत को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी इसके ऊपर थी। अंडर लुइस 16th France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain. लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ ये कह रहा है कि लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने की सहायता दी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अंडर लुइस द वॉर एडिड more than $1 billion to a debt that had already risen to more than $2 billion. इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स को, लीवरेज कह सकते हैं आप, लीवरेज से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया था। यानी कि इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब 10 बिलियन then $1 billion to a debt that had already risen to more than $2 billion leverage से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया था, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लीवरेज का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार ने कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। लैंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगिन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। उधार देने वाले 10% इंटरेस्ट की मांग करने लगे थे। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज ओबिलाइज टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन।
इसके परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। ठीक है, यानी कि अपने बजट का एक ज़्यादा हिस्सा दिन प्रतिदिन जो कर्ज बढ़ रहा था, उसके ऊपर जो ब्याज बढ़ रहा था, उसको चुकाने पर मजबूर थी। ठीक है स्टूडेंट्स, टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफ ऑफिस और यूनिवर्सिटीज, द स्टेट वॉज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। बढ़ते खर्चों के कारण सरकार को टैक्स बढ़ाना जरूरी लगा। सरकार ने टैक्स बढ़ाने का कदम उठाया। ये खर्चे क्या थे? आर्मी को मेंटेन करना, कोर्ट को मेंटेन करना, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज, यूनिवर्सिटीज़ और ऑफिसर्स को मेंटेन करने के लिए सरकार के द्वारा ये खर्च को पूरा करने के लिए टैक्सेस में वृद्धि की जाने लगी थी, टैक्सेस को बढ़ाया जाने लगा था। फ्रेंच सोसाइटी इन द करों में वृद्धि के लिए बाध्य होना पड़ा था। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th century was divided into 3 states. French society in the 18th century was divided into 3 states and only members of the third states paid taxes. केवल फ्रांस की सोसाइटी जो थी उस समय 3 स्टेट्स में बटी हुई थी। ठीक है, 3 स्टेट्स में बटी हुई थी। केवल थर्ड स्टेट्स ही टैक्स पेड करता था। केवल थर्ड स्टेट से स्टूडेंट उस समय टैक्स पेड किया करता था। ठीक है, अभी बताएंगे आपको कि क्या फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट के द्वारा आपको बताएंगे कि ये 3 स्टेट्स कौन कौन से थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट्स के बारे में अभी आपको क्लियर करेंगे। इससे पहले एक पैराग्राफ और देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये कह रहे हैं कि द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स वॉज पार्ट ऑफ द फेडरल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एजिस। The term old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789. The Society of State was part of the federal system. States, सोसाइटी के ये स्टेट्स फेडरल सिस्टम का एक हिस्सा थे। मध्यकालीन से ही फेडरल सिस्टम का ये स्टेट्स एक हिस्सा थे। द टर्म्स ओल्ड रेजिम इज यूजुअली टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस 1789। प्राचीन राजतंत्र, ओल्ड रेजिम्स स्टूडेंट्स, ओल्ड रेजिम्स को हम बोलेंगे प्राचीन राजतंत्र। ओल्ड रेजिम मीन्स प्राचीन, आप देख सकते हैं प्राचीन राजतंत्र ओल्ड रेजिम। नंबर 1 मैंने इस पे डाल दिया है और ये नंबर 1 आपका ये हो गया है, ये आपका कीवर्ड है, आप इसको देखेंगे। ओल्ड रेजिम, प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। यानी कि ओल्ड रेजिम्स का जो था, ओल्ड रेजिम इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। प्राचीन राजतंत्र शब्द का, पद का प्रयोग सामान्यतः आमतौर पर 1789 से पहले फ्रांसीसी समाज और संस्थाओं के लिए, फ्रांसीसी समाज, सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन संस्थाओं के लिए 1789 से पहले होता था। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि ये 3 स्टेट्स जिसके बारे में हमें बताया गया है, 3 स्टेट्स कौन कौन से थे। आप देख सकते हैं कि ये 3 स्टेट्स इस प्रकार हैं। देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये 3 स्टेट्स कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1 फर्स्ट स्टेट्स जिसको हम जो क्या बोलते हैं, क्लैर्जी, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्लैर्जी मीन्स पादरी वर्ग। क्लैर्जी, पादरी वर्ग, ये फर्स्ट स्टेट्स क्या होता है स्टूडेंट्स, पादरी वर्ग। प्रथम स्टेट जिसकी हम बात करते हैं, फर्स्ट स्टेट जिसकी हम बात करते हैं, ये होता है पादरी वर्ग, यानी कि चर्च के जो पादरीज होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं स्टूडेंट्स। चर्च के पादरी इसमें आ जाते हैं। सेकंड स्टेट में आ जाते हैं स्टूडेंट्स
सेकंड सेकंड स्टेप्स में आ जाते हैं स्टूडेंट्स आपके। सेकंड स्टेप्स में नोबिलिटी। नोबिलिटी नोबिलिटी को हम स्टूडेंट्स बोलेंगे यहाँ पर नोबिलिटी। नोबिलिटी मीन्स कुलीन वर्ग। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? कुलीन कुलीन वर्ग। नोबिलिटी कुलीन वर्ग। नोबिलिटी आ जाएगा सेकेंड स्टेट्स में कुलीन वर्ग। और थर्ड स्टेट्स में आएगा स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेट्स में बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिसर्स, लॉयर्स ईटीसी। थर्ड स्टेट्स में स्टूडेंट क्या आ जाएंगे? बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, कोर्ट ऑफिकल्स, अदालती कर्मचारी, लॉयर्स वकील आदि। और इसी में ही पीजेंट्स एंड आर्टिशियंस भी आ जाते हैं स्टूडेंट्स। पीजेंट्स एंड आर्टिशियंस भी आ जाते हैं। स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर और सर्वेंट्स भी इसमें, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर भी इसी में ही स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो ये 3 स्टेट्स थे। और उस समय केवल जब बोझ सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, जब आर्मी को मेंटेन करना, कोर्ट को मेंटेन करना और रॉयल पैलेस को मेंटेन करने की जब बात आने लगी, तो खर्चा ज़्यादा बढ़ने के कारण थर्ड स्टेट्स ही केवल टैक्स पे किया करता था। केवल थर्ड स्टेट्स ही टैक्स पे ही था। क्या था स्टूडेंट? टैक्स पे ही। थर्ड स्टेट्स ही केवल टैक्स पे किया करता था। फिगर 2 जो अभी अभी मैंने आपको समझाई है, फिगर 2 आप अपनी बुक के राइट साइड में देख सकते हैं। फिगर 2 शोज हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट्स इन फ्रांस सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड, कि फ्रांस सोसाइटी का सिस्टम किस तरह से स्टेट्स का ऑर्गेनाइज था। पीजेंट मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन, 90% लोग किसान थे। हावेवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओवन द लैंड दे कल्टिवेटेड, इनमें से बहुत कम कुछ ऐसे थे जिनकी खुद की जमीन हुआ करती थी। बहुत कम ऐसे किसान थे जिनकी खुद की जमीन हुआ करती थी। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ओवन बाय द नोबल्स, 60% जमीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट्स के अमीरों को अधिकार था। 60%, 60% लैंड वॉज ओवन बाय नोबल्स, चर्च एंड अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट, तीसरे स्टेट्स के बड़े मेंबर्स के द्वारा कल्टिवेट की जाती थी स्टूडेंट्स। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट 2 स्टेट्स दैट इज द क्लेर्जी एंड द नोबिलिटी, फर्स्ट स्टेट्स जिसके मेंबर्स क्लेर्जी और फर्स्ट और सेकंड स्टेज जिसके मेंबर्स क्लेर्जी और नोबिलिटी हुआ करते थे, एंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस बाय द बर्थ, में जन्म से ही कुछ विशेष अधिकार, कुछ विशेष अधिकार उनके पास थे, उनके कुछ जन्म से ही विशेष अधिकार हुआ करते थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट, इनमें से कुछ छूट इस प्रकार हैं। एग्जेम्पशंस हम बोलेंगे स्टूडेंट्स, एग्जेम्पशन मीन्स नंबर 2, एग्जेम्पशंस हम लिखेंगे छूट। कुछ छूट हुआ करती थी, जैसे कि दे वर एग्जेम्प्टेड बाय पेइंग टैक्सेस, टैक्स पे करने में उनको छूट हुआ करती थी। द नोबल्स फर्दर एंजॉयड फेडरल प्रिविलेजेस, नोबल्स कुछ फेडरल प्रिविलेजेस, नोबल्स को कुछ फेडरल सामंती विशेष अधिकार भी हासिल थे। कुलीन वर्ग को, नोबल्स किसको बोलते हैं स्टूडेंट? मैंने अभी आपको समझाया कि नोबिलिटी कुलीन वर्ग और नोबल्स कुलीन लोगों को कुछ फेडरल मीन्स फेडरल प्रिविलेजेस हम बोलते हैं सामंती, पहले सामंती विशेष अधिकार, यानी कि कुछ उनको फेडरल विशेष, कुछ सामंती विशेष अधिकार, कुछ सामंती विशेष अधिकार उनको उपलब्ध थे। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ आपको दिखाया है कि फेडरल प्रिविलेजेस मीन्स सामंती विशेष अधिकार, कुछ फेडरल प्रिविलेजेस उनको थे। दीज इंक्लूडेड फेडरल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स, कुछ सामंती विशेष अधिकार उनको थे, वह किसानों से सामंती कर वसूल करते थे, वे किसानों से क्या करते थे? विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स, ये किसानों से वसूलते थे फेडरल ड्यूज, सामंती ड्यूज, फेडरल कर। एक तरह से ड्यूज को हम यहाँ क्या बोलेंगे स्टूडेंट? हम यहाँ सामंती कर बोल सकते हैं, फेडरल ड्यूज। नंबर 3 पे आप लिख सकते हैं, नंबर 4 है ये आपका, नंबर 4 पर आप लिख सकते हैं फेडरल ड्यूज। नंबर 4 फेडरल ड्यूज मीन्स हो जाएगा आपका सामंती कर, फेडरल ड्यूज सामंती
कर हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका सामांती कर हो जाएगा नंबर 4 पर। फेडरल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट, पीजेंट वर ओबलाइज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड, किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों को काम करना, सैन्य सेवाएं देना तथा सड़कों के निर्माण में सहयोग देते थे। पीजेंट्स वर ओबलाइज्ड, पीजेंट्स जुड़े होते थे, पीजेंट्स करते थे, सेवा करते थे, सर्विस देते थे, सर्विस रेंडर करना, टू रेंडर द सर्विस मीन्स सर्विस प्रदान करना। नंबर 5 पे मैं इसको लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। नंबर 5 पे आप देख सकते हैं टू रेंडर द सर्विस मीन्स सेवा प्रदान करना, सेवा प्रदान करना, सेवा प्रदान करना। टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड, ये अपने स्वामी को सर्विस प्रदान करते थे, जैसे कि टू वर्क इन हिज हाउस, उसके घर पर काम करना, एंड फील्ड्स, उसके खेतों में काम करना, टू सर्व इन द आर्मी, आर्मी के लिए सेवा करना, और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स, और सड़कों के निर्माण में काम करना। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह के कार्य किसानों के द्वारा कराए जाते थे। स्टूडेंट्स आप साइड में देख सकते हैं लिवरे लिखा हुआ है, इसका प्रोनाउंसिएशन हम क्या करेंगे, लिवरे। प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे लिवरे, लिवरे, व्रे, इसका प्रोनाउंस। ये एक तरह की मुद्रा है, दिस इज अ करेंसी, दिस इज अ टाइप ऑफ करेंसी यूज्ड इन फ्रांस इन 1794। आप देख सकते हैं कीवर्ड में देख सकते हैं लिव्रे, लिवरे, यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, डिसकंटिन्यूड इन 1794। 1794 से इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था, यानी कि 1794 से पहले ये यूज में थी फ्रांस की मुद्रा, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है क्लेर्जी, क्लेर्जी मीन्स पादरी वर्ग, ग्रुप ऑफ पर्सन्स इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शन इन द चर्च। क्लेर्जी उन लोगों को बोलते हैं, पादरी वर्ग चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह होता है। ये चर्च में जैसे मंदिरों में पंडित होते हैं, ऐसे ही चर्च में पादरी लोग जो कि चर्च के काम को देखने का कार्य करते हैं। इसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट, आप देख सकते हैं टाइथ, क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे हम इसको, टाइद। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम लिखेंगे टाइद, टाइद। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम लिखेंगे टाइद, क्या, टाइद। आप देख सकते हैं एरोस के मैंने इसको दिखाया टाइद। ए टैक्स लिवाइड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। टाइद, टाइद एक तरह का टैक्स, टाइद एक तरह का टैक्स है, यह कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता है, 1/10। जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा उसका 1/10 टैक्स के रूप में देना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा देख सकते हैं टाइल, इसका प्रोनाउंसिएशन अगर हम करेंगे तो क्या लिखेंगे, टाइल, टाइल। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, टाइल। इसका प्रोनाउंसिएशन अगर हम करेंगे तो टाइल, टाइल। टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट्स, स्टेट से सीधे टैक्स वसूल करना, सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर, राज्य को सीधा देना, यानी कि राज्य के द्वारा वसूल किए जाने वाले टैक्स को हम टाइल करेंगे। और टाइद किसको कहेंगे स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का 1/10 टैक्स वसूल करने को हम टाइद कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक चल रहा है, द लास्ट पैराग्राफ है पेज नंबर 4 का, आगे है द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टाइड्स फ्रॉम द पीजेंट्स। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद के रूप में वसूलता था। टाइद यानी कि टाइड्स को हम क्या कह सकते हैं, धार्मिक कर इसको हम कह सकते हैं स्टूडेंट। नंबर 6 पर अगर हम इसको लिखें तो टाइद मीन्स नंबर 6, टाइद एक तरह से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नंबर 6 में यहाँ लिख रहा हूँ टाइद, टाइद मीन्स धार्मिक कर, टाइद मीन्स धार्मिक कर, एक तरह से ये धार्मिक कर हो जाएगा जो कि चर्च के द्वारा वसूल किया जाता था। ठीक है स्टूडेंट, ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्स ऑन टू द स्टेट, सभी मेंबर्स को, स्टेट्स को भी टैक्स पेड किया करना होता था। दीज इंक्लूड अ डायरेक्ट टैक्स, ये एक तरह से डायरेक्ट टैक्स हुआ करता था जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइल बोलते हैं। आपको मैंने अभी बताया है, कीवर्ड्स में लिखा हुआ है।
and a number of indirect taxes which were levied on articles of everyday consumption like salt or tobacco. The burden of financing activities of the state through tax was borne by the third state alone. यानी कि थर्ड स्टेट्स के द्वारा ही सारा टैक्स पेड किया जाता था. ठीक है स्टूडेंट, आपने टाइल देखा है कि प्रत्यक्ष कर, टाइल एक जो कि डायरेक्ट टैक्स हुआ करता था. इसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट टैक्स भी थर्ड स्टेट से वसूल किए जाते थे. ठीक है, थर्ड स्टेट से इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि नमक और तंबाकू पर जो कि रोजाना उपभोग की वस्तु पर लगाया जाता था. इनडायरेक्ट टैक्स जो कि रोजाना की उपभोग की जाने वाली वस्तु पर जैसे कि नमक पर, साल्ट पर, टबैको पर लगाया जाता था. इस प्रकार राज्य की वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी. यानी कि राज्य के द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ की जाती थी, द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट, स्टेट की फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को टैक्स के द्वारा थर्ड स्टेट के द्वारा, अकेले ही थर्ड स्टेट्स के द्वारा वहन की जाती थी. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी. इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पुटअप करूंगा, ये क्वेश्चन आप तैयार करेंगे. और नेक्स्ट टॉपिक 1.1 द स्ट्रगल टू सर्वाइव. नेक्स्ट टॉपिक द स्ट्रगल टू सर्वाइव हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो कि पेज नंबर 5 पर होगी. ठीक है स्टूडेंट्स, जीने का संघर्ष, द स्ट्रगल टू सर्वाइव, जीने का संघर्ष हम देखेंगे. इसके कुछ जो कीवर्ड्स मैंने आपको बताए जैसे कि लिवरे, प्रोनाउंसिएशन भी मैंने आपको बताया लिवरे, क्लेर्जी, क्लेर्जी जिसको हम सामंती वर्ग बोलते हैं, टाइद जो कि एक धार्मिक कर है, और टाइल जो कि एक तरह से लगने वाला डायरेक्ट टैक्स है. किस तरह का टैक्स है स्टूडेंट? डायरेक्ट टैक्स. इसके अलावा थर्ड स्टेट से कुछ और टैक्सेस भी वसूल किए जाते थे जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं. ओके, थैंक यू स्टूडेंट, जय हिंद.